आज मैं पतंजलि योग सूत्र में जो 8 स्टेप्स हैं, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़ेन योगा के हिसाब से है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ूँगा। टोटल 8 स्टेप्स जो ज़ेन योगा के हैं या तो पतंजलि योग सूत्र के हैं, ये किसी भी आदमी को अपने फिज़िकल वर्ल्ड में, ये फिज़िकल बॉडी है, इससे अपने अंदर में जाना हो, अगर सोल तक पहुँचना हो, आत्मा तक पहुँचना हो, तो उसकी 8 स्टेप्स हैं। सोल, आत्मा, इस तरह की बातें सुनते ही हमारे मन में आता है कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब झूठ होगा। मुझे भी लगता था बचपन में कि ये सब झूठ होगा, लेकिन ये है, ये सच है। और इसके सच का एहसास हमको तभी लग सकता है जब हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ चेंज पाएंगे इन स्टेप्स के यूज़ से। देखिए, एनलाइटनमेंट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दिनों बाद की बात है, लेकिन क्या इन स्टेप्स के ज़रिए हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे सक्सेस में, जो भी चीज़ें हम जी रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर उसमें फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेप्स सच हैं, सही हैं। यात्रा बहुत लंबी है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक दीदी से बात कर रहा था, तो वो उनके 60s 70s में हैं और काफ़ी दिनों से स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। एक पॉइंट के बाद स्पिरिचुअलिज्म में या हमारी लाइफ में एक प्लेटो आ जाता है। प्लेटो मतलब कि ना लाइफ कहीं आगे जाते हुए दिखाई देती है, ना ही तो लगता है कि हम अब उतने भी अनअवेयर हैं कि हम लड़ाई झगड़े मारपीट को पसंद करें। आमतौर के जो आम घर हैं उसमें ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और उसी के ज़रिए लोग जीते हैं। ढेर सारे कंप्लेंट्स होते हैं हमारे एक दूसरे से, और उन कंप्लेंट्स को हम सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले के बारे में हम लड़ाई झगड़ा करें, उसके बारे में कंप्लेंट करें, तो शायद चीज़ें बदल जाएं। लेकिन जब थोड़ा सा आदमी इवॉल्व होता है। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। अब उसको समझ में आता है कि हम कुछ भी कर लें, चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। और ये स्टेप्स तभी आपको समझ में आएंगी, ये स्टेप्स तभी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, बिकॉज़ जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी हम दुनिया में चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में, वो चेंज कभी भी बाहर से नहीं होता, वो हमारे अंदर से होता है। हमारे ही अपने माइंड में, हमारे ही अपने बॉडी में हमको कुछ करना होगा जिसके ज़रिए लाइफ में चेंज आता है। और इन्हीं चेंजेस का स्टेप्स एकदम जैसे कोई मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आपको 100 बार 2 को जोड़ना हो तो आपको 100 बार 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके मल्टीप्लिकेशन उसी चीज़ को आसान करके बताया गया है। लाइफ में भी ऐसे ही, या तो आपको इस ज़िंदगी को बहुत लंबे तरीके से दुख के साथ भर भर के जीना पड़ेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, हर गलती को कर करके उसको सीखेंगे, या हम इन स्टेप्स को, पतंजलि के योग सूत्र के स्टेप्स को फॉलो करके उन्हीं चीज़ों को जल्दी सीख जाएं। हमारा पर्पस इस धरती पे आने का एक और एक ही है, और वो है चीज़ों को समझना, चीज़ों को जानना। किस चीज़ को समझना, किस चीज़ को जानना। और क्यों हम भूल जाते हैं कि हमको कुछ सीखना है, कुछ जानना है? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया के अंदर जीने के लिए हमको फिज़िकल बॉडी चाहिए, ये जिसके ज़रिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी आँखें, नाक, कान, ये सेंसेस हमको चाहिए। और जैसे ही हम ये सेंसेस को यूज़ करते हैं, इन सेंसेस को अपनी किसी न किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है। जब उसको मन का खाना मिलता है, स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो वो अच्छा लगता है। ऐसे हम अगर कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, पहली बार देखी हैं, तो हम उससे ग्रिप हो जाते हैं। म्यूज़िक हमारे कान को पकड़ लेती है। तो जितनी भी फिज़िकल कंफर्ट्स हैं हमारी बॉडी को पकड़ लेता है, और फिर ये फिज़िकल कंफर्ट्स हमारी बॉडी को अपनी आदी बना लेते हैं, हैबिचुअल हो जाता है। और इसी चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इस बॉडी को हमने इसलिए धारण किया है ताकि हम जान सकें कि हम एक्चुअली क्या हैं। हम इस बॉडी, खाली ये बॉडी हमारी रियलिटी नहीं है। इस बॉडी के ज़रिए हम अपनी रियलिटी को जान सकते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है ज़ेन योगा के हिसाब से, ये आपको बुक 2 में समझ में आएगा। बुक 1 में आपको बेसिक प्रैक्टिसेस बता दी गई हैं और बुक 2 में बहुत सी रेपिटेशंस हैं, लेकिन उन रेपिटेशंस के लिए
आपको पहले बहुत बार फर्स्ट बुक में जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको सीखना होगा। तो हम अब जो सीरीज़ चलाएंगे जेनोवा का, बुक 2 में बार बार पुरानी चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, और कुछ नई और मुश्किल चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उनको सुन सकें और सीख सकें तो आई बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। 8 स्टेप्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इन 8 स्टेप्स में जो सबसे कॉमनली वर्ड हमने सुना है वो है ध्यान, इंग्लिश में मेडिटेशन। हमने धारणा वर्ड भी बहुत कम सुना है, और ध्यान वर्ड इसलिए सुना है बिकॉज साधुओं ने, सन्यासियों ने और जो भी लोग इसकी दुकानें चला रहे हैं मार्केट में, उन्होंने ध्यान को बहुत बहुत बार बहुत आपको सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। सबसे कॉमन वर्ड ध्यान स्कूलों में भी यूज़ होता है, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो, लेकिन ये ध्यान कैसे आता है और एक्चुअली ध्यान क्या है, ये पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है। ध्यान इम्पॉसिबल है। हम सबके पास बहुत छोटा सा ध्यान होता है, उसको ध्यान भी नहीं बोलना चाहिए, उसको अवेयरनेस बोलते हैं, हम जागरूकता बोलते हैं। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसके ऊपर हमारा कुछ सेकंड्स के लिए अवेयरनेस होता है, और वो हुए कुछ सेकंड्स जब बहुत गहरा होता है तो कुछ और होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस तक पहुंचने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि, ये लास्ट के 3 स्टेप्स आम आदमी के लिए नहीं हैं। ये लास्ट के 3 स्टेप्स बहुत ही एडवांस स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसने योग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल स्टेप क्रॉस कर लिया है, और वो है प्रत्याहार। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एब्स्ट्रैक्शन के नाम से या तो डिटैचमेंट के नाम से। डिटैचमेंट वर्ड भी हमने बहुत बार सुना है और इसका गलत मतलब समझा है। डिटैचमेंट के हिसाब से हम सुनते हैं और सोचते हैं कि अपने घर परिवार को छोड़ देना है, साधु बन जाना है और एक आश्रम में रहना है, और जो भी हमारे मोह है हमारे बाल बच्चों से, हमारे सोसाइटी से, हमको उसको तोड़ना है, काटना है, ख़त्म करना है। जी नहीं, ये बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही अधूरा एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्शन, प्रत्याहार या डिटैचमेंट एक्चुअल एक्सपीरियंस है जब हमारा फिज़िकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी का अलगाव होता है। जब हमको पहली बार अपने आप से, अपने इस फिज़िकल बॉडी से एक अलग होने का एहसास होता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन या तो प्रत्याहार। और ये बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद होता है। लेकिन इन बहुत सालों में आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये चारों को मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे इनिशियल योगी फ्रेंड्स हैं, जो भी मैं इनिशियल योगी बोल रहा हूँ, जो ज़ेन योगी बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज़ आप सब मेरे हिसाब से जो भी ज़ेन योगा पढ़ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आप बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो इन 4 स्टेप्स को जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं समझ जाएंगे, तब तक प्रत्याहार इम्पॉसिबल है। एक साइकिल को चलाने के लिए भी आपको साइकिल को समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी जब तक बैलेंस को नहीं समझेगी तब तक आप बैलेंस नहीं कर सकते, आप साइकिल नहीं चला सकते। जैसे एक साइकिल को चलाया जाता है, जैसे एक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, ठीक ऐसे ही जब इस शरीर को हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बजा पाएंगे। और वो कला क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। किसी को आपको डिटैच नहीं होना पड़ेगा, किसी से अपने आप को अलग नहीं करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं जब आपको यम, नियम और आसन, प्राणायाम समझ में आ जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उनको ABCD नहीं आती तो किताबें नहीं पढ़ सकते। जब तक उनको 1 2 3 4 नहीं आता तो वो जोड़ घटाना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन जो लोग ये जानते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब आप ये बेसिक स्टेप्स को बहुत क्लियरली जान जाएं, मैं कहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप जान तो लें ही। और ये आपने जो भी कॉमनली यम, नियम सुना है, ये बहुत दिक्कत हो गई है। स्कूल्स में यम और नियम को इतनी बार इतने गलत तरीके से बताया गया है कि इन शब्दों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। नियम, कानून स्कूल्स में इस तरह से बताया गया है कि हमको लगता है कि बड़े घिनौने शब्द हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यम, नियम आप ही का अपनी बॉडी के साथ खेल है। आपका अपनी बॉडी के सिस्टम्स को समझना, उसको अपने कंट्रोल में कर पाना,
इसका अगर कोई विज्ञान है तो वो है बेसिक स्टेप्स, यम नियम। आसन इस शरीर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि वो दर्द, तकलीफ, बीमारी से दूर रह सके। और जब आपका शरीर एक कंफर्टेबल आसन में बहुत देर तक बैठ सकता है, चल सकता है, वॉक कर सकता है, तब आप देखेंगे कि वो आपके मन को भी एक पर्टिकुलर पॉस्चर में लेकर आता है। और उस मन के पॉस्चर को भी हम आसन के नाम से ही जानते हैं। जब हमारा मन बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ पाते हैं, किसी चीज़ को सोचना चाहते हैं, सोच पाते हैं, तो वो हमारे मन का आसन है। जितने भी साधुज बहुत देर तक एक बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन कर पाते हैं बिना ज़बरदस्ती, वो लोग मन से भी अपने आप को कुछ दिनों में डिसिप्लिन कर पाते हैं और चीज़ों को सोच पाते हैं। फोर्थ स्टेप प्रत्याहार से पहले प्राणायाम को हमने केवल सांस की गति के हिसाब से, सांस को रेगुलेशन के हिसाब से समझा है। जैसे नाड़ी शोध प्राणायाम, ब्रह्मरी प्राणायाम, इस तरह के ढेर सारे प्राणायामों को बताया गया है। लेकिन प्राणायाम केवल सांस को कंट्रोल करने की विधि नहीं है। प्राणायाम है, प्राण मतलब होता है आसपास से इम्पल्सेस। जितनी भी हमारी एनर्जीज हमारे आसपास से आती हैं वो हमारे पांचों सेंसेस से, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब से, स्किन से हमारे शरीर में जाती है और हमारे शरीर से हमारे ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज़ोर से आती है कि हमको अपने साथ उड़ा ले जाती है। अगर हमने कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज़ की खुशबू ली तो हम रोक नहीं पाते अपने आप को उसको खाने से। अगर हमने बहुत सुंदर म्यूज़िक सुना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ किसी की सुनी, तो हमको मन करता है मुड़ करके वहाँ जाएं, उसको सुनें, उसको समझें, उसको एंजॉय करें। और ये एंजॉयमेंट अगर हम अपने काम को रोक करके कर रहे हैं तो वो एक तरह से वो प्राण, वो एनर्जी हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो जब हम इन पांचों सेंसेस से जो एनर्जी हमारे अंदर में आती है और हमारे ब्रेन में पहुँचती है, उसको जब हम आयाम कर पाते हैं, उसको जब हम रेगुलेट कर पाते हैं अपने हिसाब से, जब हम अपने घर के मालिक होते हैं और हम डिसाइड करते हैं कौन मेरे घर में आएगा, कौन मेरे घर में रहेगा, ठीक ऐसे ही हमको अपने बॉडी के बारे में समझना होगा कि कैसे हम इन सेंसेस के इम्पल्सेस को, आँख से अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि क्या हम उसके पास जाना चाहते हैं, क्या हम मालिक हैं कि वो सेंस इम्पल्स मालिक है। अगर कोई स्वादिष्ट खाना है तो क्या मैं अपने पेट को ज़्यादा ज़बरदस्ती भरूंगा उसके लिए, क्योंकि जब मैं अगर खाने को खाता हूँ तो उस खाने से मेरे बॉडी में और हमारे माइंड में असर पड़ता है। बल्कि गीता में कृष्ण ने 3 तरह के खाने बताए गए हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक खाने को खाने से हमारे मन में मेडिटेशन करने की और योग करने की और इच्छा बढ़ती है। तामसिक खाने से हमको नशा आता है, सोने का मन करता है। तामसिक खाने में आता है वो सारा ड्रिंक्स, अल्कोहल, बासी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें तामसिक खाने में आती हैं। राजसिक खाने में हमको और मसालेदार खाने का मन करता है, जिसमें कि हम खूब दौड़ भाग करते हैं, मोटिवेट होते हैं। जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, आदमी को किसी को हराना है, एम्बिशन ख़त्म करना है, एम्बिशन जीतना है, बेसिकली वो होता है राजसिक खाना। लेकिन सात्विक खाना वो है जो आपको आपके अंदर में जाने में हेल्प करे। आपके सलाद, फ्रेश जूसेस, ये सात्विक खाना है। इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फिर भी थोड़ी चीज़ें भी अगर फ़र्क पड़ती हैं तो एक योगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो केवल खाने की बात है, लेकिन प्राणायाम, सांस, आँखों से जो चीज़ें हम देखते हैं, आजकल तो प्राणायाम हमारी आँख के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज हमारी आँखों से हम ऑलमोस्ट घंटों, एक दिन में शायद 8 से 10 घंटे हम अपने स्मार्टफोन में या तो टीवी स्क्रीन में या तो कंप्यूटर के सामने बिताते हैं। एक चैनल देख रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं, अचानक से हम किसी और वीडियो में गए, फिर उससे किसी और वीडियो में चले गए, और हम ये उसके मालिक नहीं हो पाते। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा चीज़ हम देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ नहीं देखना चाहते, और कौन सी चीज़ हमारे मन में मेमोरी के फॉर्म में घुस जाएगी और कौन सी चीज़ हमको रात को सोते समय सपने में लेके जाएगी। एक योगी को इस जन्म में ये डिसाइड कर लेना होता है कि मुझे अगले जन्म में कैसे और कहाँ पैदा होना है, अगर मैं एनलाइटन नहीं हो पाता हूँ तो। और अगर मेरे दिन के 8 या 9 घंटे स्मार्टफोन में जाते हैं, दूसरों की लाइफ में हम झांक रहे हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, अच्छे लोग, गंदे लोग कैसे जी रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक योगी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको आँखों से वो क्या चीज़ें खा रहा है, वो बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही संयम के साथ डिसाइड करे कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसीलिए
आपकी किताबें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क इसलिए नहीं घर से दूर हो जाते थे क्योंकि उनको अपने घर परिवार से अटैचमेंट ख़त्म करना था। उनको ये भी डिसाइड करना था कि हम किन किन चीज़ों को देखना चाहते हैं, किन किन चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं। ये आप तभी डिसाइड कर पाते हैं जब आप सीरियस होते हैं। आपको आँखों से क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उसको बहुत ही संयम के साथ करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमको बहुत आसानी से हम देख रहे हैं। एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें किसी ने योग के बारे में बताया है, लेकिन अचानक से बगल में ऐड आया जिसमें किसी एक फ़िल्म का ऐड आ रहा है और उस फिल्म में कोई गालियाँ दी गई हैं, कहीं कुछ गलत तरह दिखाया गया है और वो हमको लगता है कि हम 5 मिनट देख लें, 10 मिनट देख लें, लेकिन एक एडिक्शन की तरफ वो आ जाए, जैसे सिगरेट्स या तो अल्कोहल की तरफ। एक बार जब आप उसको शुरू करते हैं तो आप रोक नहीं पाते हैं, और ये जो रोक नहीं पाते हैं ये आपके बॉडी पर, आपके सेंसेस पे, आपके इम्पल्सेस, आसपास की चीज़ें हावी हो रही हैं। जब आप इन 5 सेंसेस से जो भी एनर्जी आ रही है उसको रेगुलेट कर पाएंगे, तब आप पहली बार प्रत्याहार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 5th स्टेप योग के हिसाब से, ज़ेन योगा के हिसाब से प्रत्याहार है। और जैसे उन्होंने कहा कि केवल 5वां नहीं, 4 स्टेप्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये मिलकर के प्रत्याहार बनाएंगे। ऐसा अगर आप चाहें कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताता रहूं, मतलब खूब 3 टाइम 4 टाइम खाना खाऊं, लोगों के साथ मिलूं जुलूं, जो मर्ज़ी आए देखूं, जो मर्ज़ी आए करूं, और उसके बाद भी मुझे अपनी फ़िज़िकल बॉडी से अटैचमेंट होकर के एक्सपीरियंस आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। इस बॉडी की अपनी गति है। जैसे एक हवाई जहाज़ को अगर हवा में उड़ना है तो उसको एक स्पीड चाहिए, एक इंटेंसिटी चाहिए। रनवे बनाए गए हैं, किलोमीटर के रनवे बनाए गए हैं, और हवाई जहाज़ जहाँ पर उड़ाए जाते हैं उसके आसपास कोई और व्हीकल नहीं होती। ट्रक, कार, ये सब चीज़ें हवाई जहाज़ जहाँ पर उड़ती हैं उसके पास नहीं आते। क्यों? बिकॉज एक स्पीड चाहिए होती है। ऐसे ही आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एक स्पीड चाहिए, तभी आप इस बॉडी से अपने आप को अलग कर सकते हैं। एक इंटेंसिटी चाहिए, और वो इंटेंसिटी कब आती है? जब आप सीरियसली अपने 4 सेंसेस पे, 5 सेंसेस पे काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपके किसी ने मंत्र, किसी ने पूजा, किसी ने पाठ, बहुत सी चीज़ें कोशिश करने की हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही हम आँख बंद करके पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, मंत्र को जप करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से हमको डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, हमको डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। और डिस्टर्बेंस कौन करता है? क्या कोई राक्षस हमको परेशान कर रहा है? क्या कोई मेनिका आकर के हमको डिस्टर्ब कर रही है? ये जो विश्वामित्र को डिस्टर्ब करने वाली मेनिका थी, वो अप्सरा आसमान से नहीं आई थी, वो हमारे ही सेंसेस में थी। विश्वामित्र का अपना मन डिस्ट्रैक्टेड था। जब तक आप अपने इस आँख, नाक, कान, मुंह, अपने भोजन को, अपने खाने के तरीक़ों को, अपने सोने के तरीक़ों को इसलिए नहीं ठीक करेंगे क्योंकि उस एनर्जी के इकट्ठे होने से आप अपने आप को प्रत्याहार में ले जा सकें। प्रत्याहार मतलब वो एडवांस्ड स्टेज जिसमें फिज़िकल बॉडी वहीं की वहीं रह जाएगी और आप उससे अलग हो जाएंगे। और ये जादू से नहीं होता, ये चमत्कार से नहीं होता। मुझे बचपन में बड़ा ताजुब हुआ था जब मैंने सुना था, किसने मुझे बताया था, शायद मैंने एक किताब में पढ़ा था कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को एक बार यहाँ आग्नेय चक्र के पास टच किया और विवेकानंद को अपने शरीर का आभास 2-3 दिनों के लिए नहीं था। और उसके बाद फिर दोबारा उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दिया नहीं, या विवेकानंद को हुआ नहीं, ये पता नहीं। लेकिन मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज रहता था कि ऐसा क्यों है। जब एक बार हो पाया तो मास्टर उसको दोबारा क्यों नहीं कर पाए। आज मुझे एकदम क्लियर हो गया। वो इसलिए था बिकॉज विवेकानंद कितने भी समझदार रहे हों, कितने भी इंटेलेक्चुअल रहे हों, कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, लेकिन जब तक उनके बॉडी की और माइंड की एनर्जी शांत नहीं हो जाती, जब तक वो फोकस नहीं हो जाती, जब तक आपकी बॉडी शिथिल नहीं हो जाती, अनडिस्टर्बेबल नहीं हो जाती। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं क्यों पूजा पाठ करती हूँ फिर भी वो स्टेट नहीं आती जिसको प्रत्याहार के नाम से हम जानते हैं, जिसको हम डिटैचमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत बार तो ऑब्वियस होते हैं और बहुत बार छुपे होते हैं।
कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है? आपके बच्चे, उनकी नौकरी, और ये सारी चीज़ें, वो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप अपने परिवार के साथ रहें तो उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। और ये डिस्टर्ब जो करती हैं वो अपने आप में घटनाएं डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो इसलिए डिस्टर्ब होते हैं हम लोग क्योंकि हमने उन घटनाओं को अपने बॉडी के अंदर में जब जाती हैं तो हमने उनको रेगुलेट नहीं करना सीखा है। जब भी कोई छोटा सा न्यूज़ हमको मिलता है, कोई भी छोटी सी न्यूज़ मिलती है, आज खाने में कौन सी सब्ज़ी बनी है, हमारे मन की सब्ज़ी नहीं बनी, तो हमारे मन में थोड़ा सा कंप्लेन आता है। अगर हमने उसको रेगुलेट करना नहीं सीखा तो कंप्लेन बहुत बड़ा हो जाता है, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ में कौन सी सब्ज़ी बनी है, किसने किसको क्या कहा, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और ये लड़ाइयाँ हैं क्या? ये यम नियम आसन प्राणायाम का यूज़ ना करना है। जो भी इंसान अपने आप को स्पिरिचुअल साधना के लिए नहीं तैयार करेगा वो डिज़ास्टर में रहेगा, बिकॉज उस आदमी की नॉर्मल लाइफ इस बॉडी से नहीं चलेगी। ये बॉडी हमको केवल सेंसेस को यूज़ करने के लिए नहीं मिली है। ये जब क्लियर हो जाएगा तब हम रोज़ रोज़ यम नियम आसन प्राणायाम को यूज़ करना शुरू करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले कि टेलीविज़न में किसी गुरुजी को देख करके प्राणायाम को प्रैक्टिस करने से पहले आप ये समझने की कोशिश करें, खूब समझने की कोशिश करें कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्या होता क्या है। यम नियम आसन प्राणायाम को करने से पहले इससे क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या है। अगर खाली आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कर रहे हैं, आपको आर्थराइटिस ठीक करना है या अपना पेट ठीक करना है, तो कुछ दिन करके आप छोड़ देंगे और वो छोड़ने के बाद फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से आपकी बीमारियां वापस आ जाएंगी। बिकॉज ये बीमारियां आपकी बॉडी की होने की वजह से, आपकी बॉडी की गलत हैबिट्स की वजह से नहीं, आपकी बॉडी की होने की वजह से। जब तक आपको अपनी सेपरेट बॉडी, फिजिकल बॉडी में से अलग होकर मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक आप किसी भी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। ज़ेन योगा केवल हेल्थ के लिए नहीं है, वो आपको खुद रामण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, नानक, बुद्धा, मंसूर जैसे एनलाइटन मास्टर्स, खुद आपको एनलाइटन मास्टर बनाने के लिए तैयारी है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस जर्नी में अपने साथ। हम एक आश्रम बना रहे हैं जिसमें आप जैसे स्पिरिचुअल सीकर्स आकर के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक सकें और अपनी डाउट्स को ख़त्म कर सकें, एडवांस्ड स्पिरिचुअल इंटेंसिटीज़ कर सकें, इंटेंसिव्स कर सकें। उसके लिए हम चाहते हैं आप उनको डोनेट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।